देखिए बच्चों, सरल रेखा शुरू हो रही है। सरल रेखा से पहले आपको कुछ चीज़ें जो कक्षा 9-10 में प्रयोग हुई थी उनके बारे में जानकारी ले लेनी है। इसे कार्तीय तल कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। कोई भी बिंदु आ जाइए, कोई भी बिंदु जो एक्स अक्ष पे होता है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई। ये एक्स अक्ष का नेगेटिव भाग, पॉजिटिव भाग है ऊपर की तरफ, और ये एक्स अक्ष का नेगेटिव भाग है नीचे की तरफ। और ये मूल बिंदु कहलाता है। वो मूल बिंदु के निर्देशांक अब यहाँ जो ये शब्द है निर्देशांक, ये निर्देशांक क्या होता है? ये निर्देशांक हमेशा बिंदु का होता है, बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु का कोई ना कोई नाम रख लो, मान लो पी बिंदु का निर्देशांक। ये हमारे पास पी बिंदु है, पी। ये जो सरल रेखाएं होती हैं इस पर नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर से -1 -2 -3 चलती है, इधर से +1 +2 +3। ऊपर की तरफ यहाँ 1 2 3 चलता है, नीचे की तरफ यहाँ -1 -2 -3 चलता है। ये सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं, या आधे सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी सबकी दूरी आप बराबर रखते हैं। इन्हें संख्या रेखा कहते हैं। ये एक संख्या रेखा है। इस एक संख्या रेखा को यहाँ 0 पर एक बिल्कुल 90 डिग्री पर बना दी, दूसरी संख्या रेखा खड़ी हो गई, इसे कहते हैं क्षैतिज संख्या रेखा। ये ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, बात समझ में आ रही सर? ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसके अलावा अगर किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो उस बिंदु से एक्स अक्ष पर डाला जाएगा लंब। ये जो बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाला गया है, ये एक्स अक्ष को जहां भी काटेगा, मान लो ये आपका 3 होगा, एक्स अक्ष को जहां भी ये लंब आकर गिरेगा, किसी भी बिंदु से अगर उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो उस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाल दीजिए। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे उस लंब का जो पाद है, ये कहता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। तो किसी बिंदु से एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे, वो लंब का जो पाद होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, वो एक्स अक्ष की जिस भी संख्या पर आकर गिरेगा वो इसका एक्स निर्देशांक हो जाएगा। कौन सा निर्देशांक हो जाएगा? एक्स। और ये जो लंबाई है, ये लंबाई वाई निर्देशांक होगी, यानी लंब की जो लंबाई है वो वाई निर्देशांक होगी, और जहां लंब का पाद आकर गिरेगा एक्स अक्ष से दूरी, वो इसका एक्स निर्देशांक होगा। अगर मैं ये नोटेशन हटा दूं यहाँ से, इसे मैं कहूँ दूरी को x और इस दूरी को अगर मैं कहूँ y, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x। आपको भाई इतनी बात याद रखनी, किसी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं तो मूल बिंदु से उस लंब के पाद की दूरी x निर्देशांक होती है, और वो जो लंब की लंबाई है वो आपका y निर्देशांक। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे, यहीं आगे गिरेगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। किसी बिंदु P का निर्देशांक आप समझ गए x, y होता है। अब आप अगर ध्यान से देखो, इस बिंदु से यहाँ लंब डाला है, ये इस बिंदु की कौन से एक्स से दूरी है? एक्स अक्ष से दूरी। बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो बिंदु की जो एक्स अक्ष से दूरी है वो निर्देशांक कौन सा है? बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी ये है y, तो एक्स अक्ष से जो दूरी है वो निर्देशांक कौन सा है? y। वो होता है y निर्देशांक। ये बहुत काम की बात है। और बिंदु की, किसी बिंदु की कौन से अक्ष से दूरी? तो एक्स हो जाएगा वाई अक्ष से दूरी। एक तरह से अगर हम देखें वाई अक्ष से दूरी के लिए ये तो लंब डालेंगे, ये लंब डालेगा आगे, ये फटाफट एक बन जाएगा आयत, और जैसे ये आयत बना तो ये वाली दूरी इसके बराबर होगी। अगर ये वाई है तो ये कितना होगा? वाई होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो और ये x है तो ये दूरी कितनी होगी? x। तो यानी किसी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी है वो कौन सा निर्देशांक है? x निर्देशांक। याद रहेगी ये बात? तो आपने एक चीज समझ ली कि किसी भी कार्तीय तल में अगर कोई बिंदु P है, उसका निर्देशांक x, y है, तो इससे अगर यहाँ लंब डाला जाएगा x अक्ष पर, तो ये दूरी x हो जाएगी और ये दूरी। मुझे बस इतनी जानकारी चाहिए कि किसी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं तो लंब का जो पाद होता है वो एक्स निर्देशांक मूल बिंदु से दूरी होता है, और ये जो लंब की लंबाई है ये कौन सा निर्देशांक होता है? y निर्देशांक होता है। कोई दिक्कत इसमें? मूल बिंदु का निर्देशांक हाँ मालूम है कितने होते हैं? 0,0। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा।
एक्स अक्ष पे जितने भी बिंदु स्थित हैं उनका वाई निर्देशांक जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वाई निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष से दूरी। जो बिंदु एक्स अक्ष पे ही स्थित है उसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? जीरो। इसलिए वाई निर्देशांक जीरो। और जो बिंदु वाई अक्ष पे स्थित है तो एक्स जीरो होगा। जैसे ये बिंदु है, ये हो जाएगा 0,3, उसका एक्स जीरो होगा क्योंकि उसकी वाई अक्ष से दूरी जीरो होगी और किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक होती है। क्लियर हो गया? अब हम सवालों पर बात करते हैं। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अगर हमारे पास दो बिंदु हैं x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2, इन दोनों के बीच की अगर दूरी निकाली जाए AB, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप याद रखिएगा x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का। ठीक है? अब y2 कौन होगा, y1 कौन होगा, आपकी अपनी इच्छा। बस ये याद रखना, एक बिंदु को 1 कहोगे, x1 y1 कहोगे, तो दूसरे बिंदु को x2 y2 कहोगे। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु को x1 और दूसरे निर्देशांक को y2 कह दिया। 1 1 है तो दोनों निर्देशांक 1 1 और दूसरा बिंदु 2 2 मान रहे हो तो दूसरा बिंदु 2 2। उसके बाद आता है विभाजन सूत्र। ये भी आपने पढ़ा है। विभाजन सूत्र क्या है? यदि एक बिंदु A है, x1 y1 उसके निर्देशांक हैं, निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और कॉमा लगाकर उसको अलग करते हैं। पहले वाला x निर्देशांक होता है, बाद वाला y निर्देशांक। दूसरा बिंदु अगर B है जिसके निर्देशांक x2 y1। इस पूरे रेखाखंड पर कहीं ना कहीं हजारों बिंदु है, एक विशेष बिंदु है P, और वो बिंदु इस प्रकार का है कि AP अनुपात PB बराबर है 3 अनुपात या M अनुपात 3। इसे हम कहते हैं बिंदु P रेखाखंड AB को M अनुपात N में बांटता है। क्या शब्दावली यूज करेंगे? यदि बिंदु P रेखाखंड AB को M अनुपात N में बांटता है तो AP अनुपात PB कितना हो जाएगा? M अनुपात। कोई दिक्कत इसमें? उस स्थिति में P के निर्देशांक क्या होंगे? और वो भी बांटता नहीं है, इसको हम शब्दावली को थोड़ा बदल देते हैं। M अनुपात N में ये शब्द लिखते हैं अंतः विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये जो हम प्रक्रिया अपना रहे हैं, विभाजन सूत्र करता क्या है? वो दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु स्थित होता है जो उस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। तो विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक जो आएंगे वो P के निर्देशांक आएंगे। इधर का अनुपात ये M और ये N है। इधर का अनुपात हुआ इधर का x निर्देशांक प्लस इधर का अनुपात हुआ इधर का x निर्देशांक बटे अनुपात का ये। ठीक है? ऐसे ही y निर्देशांक निकालोगे, इधर का अनुपात हुआ इधर का निर्देशांक प्लस ny1 बटे n। ये आपका बिंदु P का निर्देशांक निकला। यदि बाई चांस बिंदु P इस रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो जाए, यदि बिंदु P रेखाखंड AB का क्या हो? मध्य बिंदु, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? तो P के निर्देशांक आएंगे आपके पास, तो M और N कितने हो जाएंगे? अगर P मध्य बिंदु होगा तो AP PB के बराबर हो जाएगा और AP PB के बराबर होगा तो M और N दोनों बराबर हो जाएंगे और M और N बराबर है तो अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाएगा। यानी अगर P मध्य बिंदु है तो M और N का मान कितना हो जाएगा? 1। तो होगा M बराबर N बराबर 1। तो अगर 1 होगा तो M और N की जगह 1 रख दो। 1 प्लस यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, कितना आ गया? x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y।
तो दो रेखाखंड को जोड़ने वाले, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आते हैं वो आते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्या है तरीका? x निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग कर दो, y निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग कर दो। x निर्देशांक निकालने हैं मध्य बिंदु के तो x को जोड़ के 2 से भाग, और y निर्देशांक निकालने हैं तो दोनों y को जोड़कर 2 से भाग। यहाँ तक कोई दिक्कत? सब चीज़ क्लियर है? चल, इसके बाद एक और सूत्र जो पिछले साल कोर्स से कट गया था, आपने नहीं पढ़ा होगा, उसकी भी यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y4 हो तो, यानी स्थिति है ये, इसके निर्देशांक हैं x1, y1। x1, y1 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि x और y होते हैं तो नीचे सफिक्स लगा के मैंने इनको अलग अलग कर दिया। तो सबके तो x y नहीं हो सकते ना, तो आप ऐसे समझो बस x1 x2 से अलग है, इसलिए मैंने इनके तीसरा आ गया यहाँ पर x3 लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये चल के याद रखना, यह एक नंबर है 123, 231, 312। आपने बताया यहाँ पे चल के चला लो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आएगा। क्या निकालेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है जिसमें त्रिभुज के शीर्ष हमें पता होते हैं और हम उन शीर्षों की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, आप लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y 3 बार लिखेंगे। ठीक है, पहले ये चक्रीय x पे चला दो, 1 2 3, उसके बाद यहाँ से शुरू करो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, या फिर ये नंबर याद रख लो 123, 231, 300 x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y, और वहाँ पर आप ये नंबर लिख दोगे तो ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकल आए। यदि बिंदु A, B तथा C संरेख, संरेख को इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर, कि एक पॉइंट A, B and C आर कोलिनियर। इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे, उन्हीं को हम कोलिनियर कहते हैं। यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित, तो मान लेते हैं ये बिंदु आपका x1, y1, ये x2, y2 और ये x3, y। तो ये तीन बिंदु अगर एक रेखा पर स्थित हैं तो किसी भी तरह के त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे, और अगर ये किसी भी तरह के त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। तो हमारे सवाल में क्या हुआ करेगा? इनमें ही कहीं 1, 2, 2, k, 5, 3 k डाल दिया, कह दिया भाई k का मान निकालो यदि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हम x1, y1, x2, y2, x3, y3 मानकर क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर उसमें मान रखेंगे और उसको किसके बराबर ले लिया करेंगे? 0 के। तो जो k का मान है वो हमारा निकल आया करेगा। बात समझ में आ गई? यानी कुल मिला के त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 123, 231, 312 बराबर, और ये 1/2 0 में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर तीन बिंदु के संरेख होने की जो स्थिति है वो ये होती है, ये मान हम 0 के बराबर लेते हैं। तो ये सब आपका हाई स्कूल का मटेरियल है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक नई चीज़ और जुड़ेगी, वो नई चीज़ क्या होगी? इसको हटाना तो सही रहेगा। वो नई चीज़ ये है दूरी सूत्र। ये क्या कर रहा है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के आपको देता है। विभाजन जो सूत्र होता है वो दो तरह का होता है, एक अंतर विभाजन और एक बाह्य विभाजन। ठीक है, तो यदि
ये तो नया आर्टिकल आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु क्या सूत्र? भैया अब यदि बिंदु P रेखाखंड AB को m/n में, अभी तक कौन सा विभाजन किया था इसने? अंतर बाह्य विभाजन करें। तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी कि यदि बिंदु जो P है वो रेखाखंड AB का कैसा विभाजन कर रहा है? बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन की स्थिति कैसे होगी? चित्रात्मक रूप से वो ये होगी, ये बिंदु A होगा x1, y1, ये बिंदु B होगा x2, y2, और जो बिंदु P होगा वो यहाँ से बाहर होगा, यानी रेखाखंड AB के अंदर नहीं होगा, रेखाखंड AB के बाहर होगा। इस स्थिति में आपको ये पता होगा कि AB अनुपात PB बराबर m अनुपात है। शायद समझ रहे हो क्या? अनुपात दोनों का ये रहेगा, A से P और P से B का जो अनुपात है वो m अनुपात n इस तरह से रहेगा। उस केस में बिंदु P के निर्देशांक तो सूत्र सेम रहेगा, बस जहां प्लस आ रहा है वहां पर माइनस। तो इतना कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता मैंने समझता है ना? याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। बच्चे जनरली इतना याद रखते हैं कि अंतर विभाजन है तो प्लस और बाह्य विभाजन है तो आ जाएगा mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, m/2 माइनस n/1 बटे m माइनस। नोट करना है सारा ये आपका। बिंदु अगर दिया तो नहीं होगा इसके अंदर, अगर हम उसे AB के बीच में माने वो बताएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको वो ना बताए। वो सवाल में कहेगा कि बिंदु P अंतर विभाजित करता है, बिंदु P बाह्य विभाजित करता है। आप ये हाई स्कूल की किताब अगर उठाकर देखोगे तो सभी सवालों में उसने अंतर शब्द का प्रयोग किया है। ये अलग बात है, उस समय हमने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब देंगे।